दो आदमी और एक ऐसा मिशन जो उस दौर में नामुमकिन समझा जाता था। लास वेगास के एक होटल मालिक का अनोखा सपना था एक हवाई जहाज को बिना जमीन पर उतारे, घंटों नहीं, दिनों नहीं, बल्कि महीनों तक आसमान में रखना। लेकिन यह सिर्फ ईंधन का मसला नहीं था, यह कहानी थी धैर्य, हिम्मत और लगातार मेहनत की। पर सवाल यह है, क्या ये दोनों पायलट इस असंभव से लगने वाले रिकॉर्ड को तोड़ पाए या फिर उनका प्लेन कहीं खो गया? ये एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे आज बहुत कम लोग जानते हैं। नोवन की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर जो भुला दिया गया है। 1956 में वरन बेले नामक व्यक्ति ने लास वेगास में अपना होटल खोला। यह शहर के बाकी बड़े होटलों और कैसीनो से अलग था क्योंकि यहां सीधे साधे आम लोग आते थे। होटल का नाम था हसनडा और यह महंगा नहीं था, जिससे यह काफी लोकप्रिय हुआ। लेकिन कम प्रॉफिट होने की वजह से वरन बेले अपने होटल को मशहूर करने के नए नए तरीके सोचता रहता था। तभी बॉब टिम, जो कि एक आर्मी पायलट था, ने उसे एक अनोखा सुझाव दिया। अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा जाए तो होटल की प्रसिद्धि रातों रात बढ़ सकती है। इस सुझाव में एक प्लेन को लगातार महीनों तक उड़ाने की बात की गई थी। लेकिन सवाल यह था कि क्या ऐसा करना मुमकिन है? जब हवाई जहाज बनाए गए थे तो उनकी उड़ान का समय सेकंड्स में मापा जाता था। धीरे धीरे तकनीक में सुधार आया और फ्लाइट टाइम बढ़ने लगा। लेकिन एक समस्या हमेशा बनी रही, फ्यूल टैंक की लिमिट। फिर 1923 में यूएस आर्मी ने एक नया तरीका खोजा। हवा में ही एक प्लेन को दूसरे प्लेन से ईंधन भरकर उड़ाया जा सकता है। यह तरीका एरियल रिफ्यूलिंग कहलाता है। इसके बाद एंड्योरेंस फ्लाइट का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। उन्होंने 9 बार रिफ्यूल करके लगातार 37 आवर्स तक उड़ान भरकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। इसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। अमेरिका को एंड्योरेंस फ्लाइट का जुनून सवार हो चुका था और सिर्फ 1929 में यह रिकॉर्ड 5 बार तोड़ा गया। लेकिन जिस वक्त बॉब टिम यह आइडिया वरन बेले को दे रहा था, उस वक्त तक इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्रेज थोड़ा कम हो चुका था। अब बात सिर्फ प्लेन के इंजन या फ्यूल टैंक की लिमिट की नहीं थी, बल्कि इंसानी हिम्मत और सहन शक्ति की थी। बॉब टिम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहा था जो 1949 में 2 नेवी पायलट्स ने बनाया था। उन्होंने एरोन का सेरान नामी जहाज को 46 डेज तक हवा में रखा था। उनका मिशन मीडिया में खूब चर्चा में रहा। हसनडा के मालिक वरन बेले को यह आइडिया अपने होटल की पब्लिसिटी के लिए शानदार लगा। उसने बॉब टिम से ही रिक्वेस्ट की कि वह खुद इस मिशन को पूरा करें। आखिरकार एक अनुभवी वर्ल्ड वॉर II पायलट रह चुका था। टिम सबसे पहले मैकेरन फील्ड एयरपोर्ट गया, जहां उसने एक सेस्ना 100 विमान खरीदा और साथ ही एक मैकेनिक को हायर किया ताकि प्लेन को एंड्योरेंस फ्लाइट के लिए मॉडिफाई किया जा सके। सबसे पहले उन्होंने को पायलट की सीट हटा दी, क्योंकि अगर बॉब टिम को एक महीने से ज्यादा हवा में रहना था तो उसे एक को पायलट की भी जरूरत थी। ये दोनों शिफ्ट्स में प्लेन उड़ाने वाले थे। जब एक पायलट कंट्रोल संभालेगा तो दूसरा को पायलट की सीट की जगह रखे गए फोम पैड पर सोएगा। उन्होंने पीछे वाली रो की बेंच भी हटा दी, जिसकी जगह सिर्फ 8 स्क्वायर फीट का स्टोरेज बनाया गया ताकि जरूरी सामान रखा जा सके। केबिन के एक कोने में एक छोटा सा सिंक भी फिट किया गया, जिससे कभी कभी 4 फुट ऊंचे केबिन में स्पंज बाथ भी लिया जा सकता था। इसके बाद उन्होंने 995 गैलन का बैली टैंक भी इंस्टॉल किया ताकि प्लेन के विंग्स के अलावा एक एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक भी हो। इस बैली टैंक में फ्लाइट के दौरान फ्यूल भरने के लिए एक इलेक्ट्रिक विंच भी लगाई गई, जो फ्यूल पाइप को ऊपर खींच सकती थी। उन्होंने को पायलट का दरवाजा हटाकर उसकी जगह एक फोल्डिंग दरवाजा लगाया, जिससे बैली टैंक के फ्यूल पोर्ट तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। आज के दौर में उड़ते हुए प्लेन से बाहर लटकना सिर्फ मूवीज में दिखाया जाता है, लेकिन उस दौर में ऐसे कई एरियल ऑपरेशंस आम थे।
यहां तक कि 1950s तक एरियल स्टंटमैन ऐसे कई स्टंट कर चुके थे, जिसमें एक उड़ते हुए प्लेन से दूसरे प्लेन में जाना शामिल था। रिफ्यूलिंग को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए को पायलट के दरवाजे के बाहर एक फोल्ड होने वाला छोटा सा प्लेटफॉर्म भी जोड़ा गया। इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर फ्यूल पाइप को बैली टैंक के पोर्ट से जोड़ा जा सकता था। यह प्लेटफॉर्म प्लेन में वह इकलौती जगह थी जहां कोई इंसान सीधा खड़ा हो सकता था, वरना सेस्ना मॉन्टेबॉग के अंदर सिर्फ बैठने या लेटने की ही जगह हो सकती थी। उन्होंने प्लेन के इंजन में भी कई बदलाव किए और प्लेन के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में हसंडा लिख दिया, जिससे यह मिशन होटल की पब्लिसिटी का भी हिस्सा बन सके। इस पूरे मिशन का सबसे अहम मकसद था नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। अब बारी थी टेस्ट फ्लाइट्स की। 1958 की गर्मियों में टेस्ट फ्लाइट्स शुरू हुई, लेकिन एक के बाद एक नई समस्याएं सामने आने लगीं। टिम ने पहले जो को पायलट हायर किया था, दोनों की आपस में अच्छी नहीं बनती थी। टेस्ट फ्लाइट्स के दौरान अक्सर वे किसी न किसी बात पर असहमत हो जाते थे। पहली टेस्ट फ्लाइट फेल हो गई, दूसरी भी नाकाम रही और तीसरी में दोनों के बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि टिम ने को पायलट को नौकरी से निकाल दिया। असल मसला इंजन के एग्जॉस्ट वाल्व में था, जो बार बार गर्म हो रहा था। उन्होंने 3 बार मिशन लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। उधर जब वे नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए अपनी असफल टेस्ट फ्लाइट्स कर रहे थे, उसी समय डैलस के ऊपर जिम हीथ और बिल बुरका नाम के 2 पायलट्स ने सेस्ना न्यूहाना सैफ्रेडॉव विमान पर 50 डेज तक उड़ान भरकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। टिम ने दिसंबर तक प्लेन के सभी मसलों को हल किया और आखिरकार 4 दिसंबर 1958 को टेक ऑफ के लिए तैयार हो गया। इस दौरान इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिक्स ऑफिशियल्स भी वहां मौजूद थे, जो मिशन पर नजर रख रहे थे। फ्रॉड के इल्जाम से बचने के लिए टिम और उसका नया को पायलट जॉन कुक टेक ऑफ के बाद रनवे पर वापस आए, ताकि एक चेस कार उनके प्लेन के टायर्स पर स्पेशल व्हाइट पेंट लगा सके। अगर उन्होंने चुपके से कहीं लैंडिंग करने की कोशिश की तो यह व्हाइट पेंट उतर जाता और वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंट नहीं होता। 12 आवर्स के बाद जब पहली बार रिफ्यूलिंग का समय आया, तो दोनों एक तयशुदा रोड के ऊपर पहुंचे, जहां पहले से एक रिफ्यूलिंग ट्रक मौजूद था। जैसे ही प्लेन रोड के समानांतर आया, ट्रक ड्राइवर ने फुल एक्सेलरेटर दबा दिया। इस दौरान प्लेन को अपनी सबसे कम स्पीड पर उड़ाना था, जो कि 100 किलोमीटर पर आवर थी, क्योंकि ट्रक इससे ज्यादा तेज नहीं चल सकता था। जब प्लेन ट्रक से सिर्फ 20 फीट ऊपर आ गया और दोनों सही से अलाइन हो गए, तो को पायलट ने विंच नीचे फेंक दी। ट्रक में मौजूद वर्कर्स ने इस विंच पर पाइप जोड़ा और फिर विंच को ऊपर खींच लिया। इसके बाद यह पाइप बैली टैंक के फ्यूल पोर्ट से कनेक्ट किया गया और फिर ट्रक को इशारा दिया गया कि वह फ्यूल ट्रांसफर शुरू करे। पंप को ऑन किया गया। अगले 3 मिनट्स तक प्लेन और ट्रक बिल्कुल साथ साथ उड़ रहे थे। अगर इस दौरान कोई भी छोटी सी गलती होती या किसी की स्पीड थोड़ी भी कम ज्यादा हो जाती, तो इसका अंजाम बेहद खतरनाक हो सकता था। जब बैली टैंक पूरी तरह भर गया, तो को पायलट ने पाइप निकालकर वापस नीचे फेंक दिया और अगले 12 आवर्स के लिए फिर से आसमान में उड़ गए। और उन्हें 50 डेज का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना था, तो यह प्रक्रिया कम से कम 100 बार दोहरानी पड़ती। टिम और कुक कुछ दिनों तक लॉस वेगस के ऊपर ही उड़ते रहे, ताकि अगर किसी भी वक्त प्लेन में कोई तकनीकी समस्या आती तो लैंडिंग स्ट्रिप करीब हो। लेकिन जब उन्हें यकीन हो गया कि सब कुछ ठीक है, तो उन्होंने कैलिफोर्निया के वीरान इलाकों में भी लंबा वक्त गुजारना शुरू कर दिया। ऊंचाई पर उड़ने से फ्यूल की खपत कम होती है, लेकिन मौसम बेहद ठंडा हो जाता है। क्योंकि प्लेन के दरवाजों में मॉडिफिकेशन किया गया था, इसकी इंसुलेशन पहले जैसी अच्छी नहीं रही थी। ठंड से बचने के लिए उन्होंने तय किया कि वे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने के बजाय जमीन के करीब उड़ान भरेंगे। हालांकि कम ऊंचाई पर उड़ना खतरनाक था, क्योंकि रात में पहाड़ और बादल किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकते थे।
अब तक टिम और कुक की आपस में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वे खाली समय में किताबें पढ़ते, वैसे एक्सरसाइज करते और बातचीत में वक्त गुजारते थे। दिन में 2 बार रिफ्यूलिंग के दौरान वे सिर्फ फ्यूल ही नहीं, बल्कि पानी के कंटेनर्स, इंजन ऑयल और ताजा बना हुआ खाना भी ऊपर मंगवा लेते थे। अब शायद आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि वे टॉयलेट कैसे करते थे। उन्होंने प्लेन में एक फोल्डेबल कैंप टॉयलेट रखा हुआ था, जिसके नीचे एक स्पेशल वेस्ट बैग फिट किया गया था। जब बैग भर जाता तो वे इसे कैलिफोर्निया के वीरान इलाकों में खाली कर देते। यह जानकारी किसी आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थी, लेकिन को पायलट की मौत के बाद उनकी पत्नी ने इसका जिक्र किया था। अब तक टिम और कुक को हवा में 36 डेज पूरे हो चुके थे। उन्होंने अपनी न्यू ईयर इवनिंग भी प्लेन में ही गुजारी, लेकिन लगातार उड़ान के चलते थकान और तनाव उन पर हावी होने लगा। छोटे से प्लेन केबिन में वे तंग महसूस कर रहे थे और इंजन की लगातार आवाज के कारण उन्हें सही से नींद भी नहीं आ रही थी। रात को एक बेहद खतरनाक वाकया हुआ। टिम कंट्रोल्स पर बैठा था और अचानक ही उसे झपकी आ गई। यह ठीक उसी वक्त हुआ जब को पायलट की शिफ्ट शुरू होने में कुछ ही मिनट बाकी थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि टिम की आंख पूरे 1 आवर तक नहीं खुली। इस दौरान प्लेन एन ऑटो पायलट पर चलता रहा और एक अनजान कैनियन के अंदर लो ऑल्टीट्यूड पर पहुंच गया। अगर कुछ मिनट और तक टिम की आंख नहीं खुलती तो प्लेन किसी पहाड़ी से टकरा सकता था, क्योंकि ऑटो पायलट सिर्फ प्लेन को सीधा उड़ाने के लिए होता है, ऑब्स्टेकल से बचाने के लिए नहीं। 12 जनवरी को, यानी उड़ान के 39 डेज पूरे होने पर, प्लेन में एक गंभीर तकनीकी खराबी आ गई। जनरेटर पूरी तरह फेल हो गया। इसका मतलब था कि अब रेडियो, लाइट्स, हीटर और बैली टैंक से फ्यूल को विंग्स में पंप करने का सिस्टम बंद हो गया। ग्राउंड क्रू ने एक छोटा विंड टर्बाइन प्लेन में भेजा, लेकिन यह सिर्फ इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता था कि रेडियो चल सके। इसका नतीजा यह निकला कि बचे हुए दिनों में फ्यूल को हाथ से मैन्युअली पंप करना पड़ा। लाइट्स ना होने की वजह से रात के वक्त रिफ्यूलिंग का प्रोसेस भी बेहद मुश्किल हो गया, खासतौर पर जब नया चांद था और अंधेरा ज्यादा था। इस मसले का हल उन्होंने विंच पर एक फ्लैश लाइट बांधकर निकाला, ताकि ग्राउंड क्रू को नजर आ सके कि पाइप कहां अटैच करना है। इसके अलावा रिफ्यूलिंग ट्रक के 300 फीट आगे एक और ट्रक चलाई गई, जिस पर एक सर्च लाइट लगी थी ताकि रोशनी मिल सके। लेकिन तकनीकी मसले धीरे धीरे और बढ़ते चले गए। गेज खराब हो गया, टैकोमीटर फेल हो गया, इंजन में कार्बन जमना शुरू हो गया। अब 23 जनवरी करीब थी और यह वही दिन था जब उन्हें नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। जैसे ही रिकॉर्ड तोड़ने का दिन आया, हसंडा को आखिरकार वह पब्लिसिटी मिलनी शुरू हो गई जो इसके मालिक बैले को चाहिए थी। बैले ने हर बड़े शहर के ऊपर से फ्लाइट गुजारने का एक शेड्यूल बनवाया और इसकी जानकारी अखबारों में पब्लिश करवाई, ताकि लोग प्लेन को देख सकें और इस ऐतिहासिक पल को कवर किया जा सके। एक बार तो बैले ने एक पूरा अलग प्लेन भेजा, जिसमें सिर्फ फोटोग्राफर्स मौजूद थे। उन्होंने हसंडा के साथ उड़ान भरते हुए कुछ यादगार तस्वीरें लीं। इस मोमेंट को और भी रोमांचक बनाने के लिए को पायलट कुक ने प्लेन से बाहर निकलकर विंड स्क्रीन साफ करने का नाटक किया। अखबारों ने यह तस्वीर छाप दी और पूरे देश का ध्यान इस ऐतिहासिक फ्लाइट पर चला गया। 3:52 PM पर हसंडा ने 50 डेज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन जितनी मेहनत और मुश्किलें टिम और कुक ने यह रिकॉर्ड तोड़ने में झेली थी, उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि फिलहाल वे लैंड नहीं करेंगे। जब तक उड़ान भरने की हालत हो, वे उड़ते रहेंगे। और इसी तरह उन्होंने और 14 डेज हवा में गुजारे। आखिरकार अब प्लेन और ज्यादा उड़ने के काबिल नहीं रह गया। 7 फरवरी 1959 को, यानी पूरे 64 डेज 22 आवर्स 19 मिनट्स एंड 5 सेकंड्स के बाद, उन्होंने मैकेरन फील्ड के कंट्रोल टावर से लैंडिंग की परमिशन मांगी और प्लेन को लैंड कर लिया। लैंडिंग के वक्त एयरपोर्ट पर प्रेस का हुजूम जमा था,
और लोग इस हिस्टोरिक मोमेंट को देखने के लिए एयरपोर्ट पर आए थे। इसमें सपोर्टर्स, रिकॉर्ड ऑफिशियल्स, जर्नलिस्ट्स, टिम की वाइफ और बच्चे और हसंडा होटल का पूरा स्टाफ शामिल था। टिम और कुक की हालत इतनी खराब थी कि वे अपने दम पर प्लेन से उतरने के काबिल भी नहीं थे। ऑफिशियल्स ने यह कंफर्म किया कि व्हाइट टायर पेंट बिल्कुल इंटैक्ट था, यानी प्लेन सच में बिना लैंड किए 64 डेज तक हवा में ही रहा। फेआई ने पायलटेड एंडोरेंस रिकॉर्ड्स को ऑफिशियल बंद कर दिया क्योंकि इसमें जानी नुकसान का खतरा बढ़ता जा रहा था। मतलब टिम और कुक का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अब हमेशा के लिए अनब्रेकेबल रहेगा। सेना यूनिवर्सिटी जिसमें यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, आज भी मैकेरन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के बैगेज क्लेम एरिया में लटका हुआ है और यह अपनी कहानी लोगों को सुना रहा है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।